हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी की एक और थ्योरी, हिक्सर-ओहलिन थ्योरी। चलिए डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। वीडियो पसंद आए लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी की हमने मर्केंटिलिज्म थ्योरी कर ली है, एब्सोल्यूट एडवांटेज की है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी की लास्ट थ्योरी, हिक्सर-ओहलिन थ्योरी। चलिए देखते हैं। तो उससे पहले अगर आपने इन सारी 3 थ्योरी को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। आपके लिए मैंने आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं हिक्सर-ओहलिन थ्योरी। तो हिक्सर-ओहलिन, इसे हम थ्योरी भी कह सकते हैं, मॉडल भी कहते हैं। इसकी जो प्राइमरी वर्किंग थी वो 1919 में स्टार्ट की गई थी। किसने किया था? स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे एली हिक्सर के थ्रू ये स्टार्ट की गई थी और उन्हीं की वर्किंग को उनके स्टूडेंट बर्टिल ओहलिन ने आगे बढ़ाया था। इसके बाद पॉल सैमुएल्सन ने भी इसी ओरिजिनल मॉडल को यूज़ कर इसके ऊपर रिसर्च की थी। वो भी एक इकोनॉमिस्ट थे और इसी वजह से बहुत बार क्या होता है, हिक्सर-ओहलिन और सैमुएल्सन मॉडल के नाम से भी इस मॉडल को जाना जाता है। तो बेसिकली इस थ्योरी को फिलिप हिक्सर और उनके स्टूडेंट बर्टिल ओहलिन ने मिलकर डेवलप किया था और ये दोनों स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ओहलिन को 1977 में नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया जा चुका है फॉर इकोनॉमिक्स। खैर चलिए अब थ्योरी पे आते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी है, क्या है? एचओ मॉडल। एचओ मॉडल के नाम से भी जाना जाता है या 2x2 मॉडल, 2x2 मॉडल। तो हम देखेंगे क्यों इसको 2x2 मॉडल कहा जाता है। और भी एक नाम है फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी। चलिए देखते हैं थ्योरी। हिक्सर-ओहलिन थ्योरी से पहले हमने क्या देखा था? रिकार्डियन थ्योरी। तो डेविड रिकार्डो थे, उन्होंने क्या कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग को कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। बट डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी में ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि कैसे कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस अराइज होती है और इसी चीज़ को हिक्सर और ओहलिन ने अपनी थ्योरी में इन डिटेल बताया है। क्या बताया है? हिक्सर और ओहलिन ने रिकार्डियन थ्योरी की ही रीजनिंग को यहाँ पे शो किया है कि कैसे कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस अराइज होती है, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे की है। तो हिक्सर-ओहलिन ने क्या कहा है कि उनके अकॉर्डिंग कि हर कंट्री के पास अपनी कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स होती हैं और इसी कारण से सारी कंट्री डिफरेंट है। तो कोई कंट्री, किसी कंट्री के पास हो सकती है ज़्यादा कैपिटल हो और किसी कंट्री के पास उसकी ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा बेहतर हो सकती है। यानी जिस कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा है, यानी वो अगर कैपिटल उसके पास एबंडेंस है तो क्या करना चाहिए? उसे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स पर फोकस्ड होना चाहिए, उसे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को बनाना चाहिए और उसे ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। और जिसके पास लेबर ज़्यादा है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है, तो उसे क्या करनी चाहिए? लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए और उसी की एक्सपोर्टेशन करनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर चीफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे हमें ध्यान देना चाहिए। कंट्रीज़ को क्या ध्यान देना चाहिए कि किस में उनकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम लग रही है, इस बात पे ध्यान देनी चाहिए। कंट्री को उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिस गुड्स के प्रोडक्शन में उन्हें चीफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इन्वेस्ट करना पड़े और इंपोर्ट उन प्रोडक्ट को करना चाहिए जिन गुड्स के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की स्कार्सिटी हो या बहुत ज़्यादा महंगी हो। यही कहना है उनका। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अजम्पशन हम देखेंगे कि क्या क्या अजम्पशंस हैं। चलिए वन बाय वन सारी अजम्पशंस देखते हैं हिक्सर-ओहलिन थ्योरी की। फर्स्ट अजम्पशन क्या कह रही है? द थ्योरी बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ द 2 कंट्री 2 कमोडिटी एंड 2 फैक्टर केस। क्या कहा गया है? 2 कंट्री 2 कमोडिटी एंड 2 फैक्टर केस। मैंने आपको हिक्सर-ओहलिन थ्योरी की एक और नाम प्रोवाइड क्या की थी? 2x2 मॉडल। तो इसका यही मतलब है 2 कंट्रीज़ 2 कमोडिटी एंड 2 फैक्टर, यानी लेबर एंड कैपिटल, इसे माना गया है। ये एजम्पशन है हिक्सर-ओहलिन थ्योरी की। सेकेंड चलिए देखते हैं। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर मूवेबल विद इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज बट दे आर इमूवेबल बिटवीन कंट्रीज। क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के अंदर तो मूवेबल होगी, बट ये
एक से दूसरे कंट्री के अंदर इमूवेबल होगी। परफेक्ट कंपटीशन कमोडिटीज़ मार्केट में भी होगी और फैक्टर्स में भी होंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन होगी दोनों कंट्रीज़ में। गुड प्रोड्यूस आर होमोजेनस इन नेचर, गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाएंगे वो क्या होंगे, होमोजेनस नेचर के होंगे। द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स सेम इन बोथ द कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ में क्या होगी, जो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन होगी वो सेम रहेगी। टेस्ट और डिमांड कंज्यूमर्स के वो भी सिमिलर इन नेचर होंगे दोनों कंट्रीज़ में। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़ इज़ फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड, फ्री ट्रेडिंग की जाएगी दोनों कंट्री में, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी। ये सारी एजम्पशंस हैं हेक्सा-रोलिन थ्योरी की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो ध्यान रखिएगा 2x2x2 मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल चलिए हम ले रहे हैं एम और एन कंट्री का। दो कंट्री है एम और एन, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल और लेबर। के मतलब कैपिटल, एल यहाँ पे लेबर है। दो गुड्स है मशीनरी एंड क्लोथ्स, मशीनरी क्या है, कैपिटल इंटेंसिव गुड है, और एल लेबर इंटेंसिव गुड्स क्या है, क्लोथ्स। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि कंट्री एम के लिए क्या होगी। कंट्री एम के लिए क्या होगी, कैपिटल इसके पास एबंडेंस है और कंट्री एन के पास कैपिटल कम है। इसका क्या मतलब है कि प्राइजेस जो पे करने होंगे कंट्री एन को अपनी कैपिटल के लिए ज़्यादा पे करने होंगे और लेबर के लिए कम। इसीलिए कंट्री एन क्या करेगी, लेबर अबंडेंट कंट्री है तो लेबर इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस करेगी, और एम को क्या होगा, एम को अपनी कैपिटल के लिए कम प्राइजेस पे करने पड़ेंगे, कम उसे कॉस्ट लगेगी, इसीलिए वो क्या करेगी, कैपिटल इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस करेगी लाइक मशीनरी। और कंट्री एम एक्सपोर्ट भी क्या करेगी, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, और एन क्या एक्सपोर्ट करेगी, एन एक्सपोर्ट करेगी लेबर इंटेंसिव गुड्स, क्लोथ्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने प्रोवाइड किया है आपके लिए, चलिए आई होप आपको इससे क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। कंट्री एम और एन को हम लेंगे यहाँ पे भी, तो कंट्री एम क्या है, कंट्री एम के पास क्या है, के ईजिली अवेलेबल है, कैपिटल एबंडेंस कंट्री है, और लेबर क्या है इसके पास, ये एक्सपेंसिव है। और कंट्री एन के पास क्या है, कंट्री एम यहाँ पे लेबर एबंडेंस है बट कैपिटल एक्सपेंसिव है। तो कंट्री एम क्या करेगी, कंट्री एम करेगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेगी जो कि मशीनरी है, और कंट्री एन क्या करेगी, कंट्री एन करेगी लेबर एबंडेंस वाली लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, क्लोथ्स। तो यहाँ पे वो क्या करेगी, क्लोथ्स प्रोड्यूस करेगी और एक्सपोर्ट भी क्लोथ्स की ही करेगी। आई होप आपको इससे क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लियोनटिफ पैराडॉक्स। तो एचओ थ्योरी से एक और पॉइंट रिलेटेड है, लियोनटिफ पैराडॉक्स। क्या है लियोनटिफ पैराडॉक्स, डॉक्टर वासिली लियोनटिफ उन्होंने एचओ थ्योरी को यूएस की कंडीशन में रखकर एम्पिरिकली टेस्ट किया था। कब किया था, 1953 में उन्होंने एक टेस्ट की थी एचओ प्रिंसिपल को रखकर ही, और लियोनटिफ पैराडॉक्स उसी का रिजल्ट है। उन्होंने ये देखा कि यूएस इंपोर्ट कर रही है कैपिटल इंटेंसिव गुड और एक्सपोर्ट कर रही है लेबर इंटेंसिव गुड, और हमने क्या देखा है कि यूएस को क्या करना चाहिए, कैपिटल एबंडेंट कंट्री है तो उसका क्या मतलब है कि यूएस को कैपिटल इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करना चाहिए और लेबर इंटेंसिव गुड को क्या करवाना चाहिए, इंपोर्ट करवाना चाहिए। पर डॉक्टर वासिली लैंटोफ की जो रिसर्च है, लियोनटिफ की जो रिसर्च है वो इसके पूरे ऑपोजिट साइड में है। उन्होंने इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी है कि लेबर दो तरह के होते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड, और यूएस एक्सपोर्ट करती है स्किल्ड लेबर इंटेंसिव गुड्स और इंपोर्ट क्या करती है, अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव गुड्स। तो चलिए ये हो गए लियोनटिफ पैराडॉक्स। चलिए अब हम देखेंगे कैसे इसे क्रिटिसाइज़ किया गया है जो थ्योरी को। क्रिटिसिज्म की फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्या माना गया है यहाँ, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मानी गई है। सेकंड मानी गई है परफेक्ट कंपटीशन की एजम्पशन ली गई है, जहाँ पे क्या माना गया है, रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज किया जा रहा है, आइडेंटिकल प्रोडक्शन फंक्शन है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं ली गई है, और ये सारी क्या है, एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन है। तो ये सारी एजम्पशंस जो हैं ये पूरे मॉडल को क्या बनाती है, अनरियलिस्टिक बनाती है।
नेक्स्ट माना गया है कि ये पूरी थ्योरी एक स्टैटिक सेटिंग पे शो की गई है, पर ऐसा नहीं होता। नॉर्मली इकोनॉमिक सिस्टम तो डायनामिक इन नेचर होती है। और क्या क्या माना गया है एजम्पशंस जिन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया है कि ये थ्योरी ये भी मानती है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई क्वालिटी डिफरेंशिएशन नहीं है, पर रियल सिचुएशन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट माना गया कि प्रोडक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को भी नेगलेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि दो कंट्रीज़ क्लोथ्स तो प्रोड्यूस कर सकती हैं, पर क्या होता है क्लोथ्स की भी बहुत सारी वैरायटी होती है और दोनों कंट्री ही एक दूसरे को अपनी प्रोडक्ट की वैरायटी एक्सपोर्ट कर सकती है, पर इस पॉइंट को भी इस थ्योरी में नेगलेक्ट किया गया है। और सारे पॉइंट्स भी हैं जैसे कि मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, टेक्नोलॉजी चेंजेस है, उसे भी यहाँ पे नेगलेक्ट किया गया है, तो इसे भी क्रिटिसाइज वाले पॉइंट्स में रखे गए हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और अगर क्लास पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक यू।